नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, डॉक्टर सतीश त्यागी जी की हरियाणा की राजनीति पर लिखी गई सबसे बेहतरीन किताबों में से एक है पॉलिटिक्स ऑफ चौधर, और इसके तीसरे वीडियो में आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी की हरियाणा में दस्तक की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, 30 दिसंबर 1803 को जिस ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों से हरियाणवी भूभाग को अपने नियंत्रण में लिया था, उस कारोबारी कंपनी को 30 दिसंबर 1600 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार करने के लिए जो एक चार्टर के तहत अनुमति पत्र जारी किया था, और 12 साल बाद 1612 में उसने गुजरात के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली थी। लेकिन कंपनी के भारत पर शासन करने की जो असल शुरुआत है वो 1757 से हुई थी, और उसी के साथ कंपनी ने भारत के अन्य इलाकों पर काबिज होने का अभियान धीरे धीरे शुरू कर दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली पूरी एक सदी, जो करीबन 100 साल का समय बनता है, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कंपनी का राज भारत पर रहा। 1857 में ब्रिटेन की राजशाही ने हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था अपने नियंत्रण में ले ली और देश की आज़ादी तक फिर क्राउन का ताज रहा। हरियाणा में अगर कंपनी राज से ताज के राज का समय की बात की जाए तो यह 53 साल का एक समय था, जनवरी 1804 से 1858 तक, और इसके बाद करीबन 90 साल 89 ईयर्स बनते हैं। 1858 से अगस्त 1947 तक ये राज रहा, और 142 सालों तक हरियाणवी भूभाग फिरंगी प्रभुत्व और वर्चस्व इस पर रहा। ताजराज के साथ ही हरियाणा को पंजाब के साथ भी नत्थी कर दिया गया, और हरियाणवी जो भूभाग था वो राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से पंजाब हो गया। लगभग एक सदी तक, और एक सदी से ज़्यादा ही 110 साल करीब ये बनते हैं, ये पंजाबी हरियाणा इसमें रहा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस हरियाणवी इलाके को प्रशासनिक दृष्टि से बंगाल प्रेसिडेंसी की दिल्ली टेरिटरी में रखा था। अंग्रेजों ने पानीपत, सोनीपत, समालखा, गन्नौर, हवेली, पालम, नू, हथीन, तिजारा, टपुकड़ा, सोहना, रेवाड़ी, इंद्री पलवल क्षेत्रों को रेजिडेंट के जरिए अपने सीधे नियंत्रण में रखा और इनको असाइन टेरिटरी का नाम दिया था। शेष इलाके को अलग अलग नवाबों और सरदारों में उन्होंने बांट दिया, और फिर जो है दिल्ली टेरिटरी है उसको दिल्ली डिवीज़न के नाम से नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, जो उत्तर प्रदेश है, उसके साथ इन्होंने नत्थी कर दिया। दिल्ली डिवीज़न को 5 जिलों और देसी रियासतों में विभाजित अंग्रेजों ने किया था। ये ज़िले दिल्ली, गुड़गांव, रोहतक, हिसार और पानीपत होते थे। 7 रियासतें भी उन्होंने बनाई थी। बहादुरगढ़, झज्जर, दुजाना, फरूखनगर, बल्लभगढ़, लोहारू और पटौदी होती थी। हरियाणा में अपना शासन कायम करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को काफ़ी मेहनत मशक्क़त करनी पड़ी। यहाँ के लोगों ने बार बार फिरंगी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया। कई साल तक हरियाणा के लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम रखा, लेकिन 1809 आते आते कंपनी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हरियाणा के लोगों की नाक में फिरंगी नकेल कभी पूरी तरीके से पड़ी हो। जब कभी भी कंपनी की प्रशासन पर पकड़ कमज़ोर पड़ती, हरियाणा के वीर लोग उसके खिलाफ हथियार उठा लेते थे। 1810 और 1818 का विद्रोह हो, चाहे 1818 का रानिया का विद्रोह हो, चाहे 1824 में किसानों का विद्रोह हो, 1814 में जींद के शासक प्रताप सिंह का विद्रोह हो, 1835-36 में बलवाड़ी विद्रोह हो, 1835 में दिल्ली के रेजिडेंट विलियम फ्रेजर की हत्या हो गई, 1843 में कैथल का विद्रोह हुआ, 45-46 में लाडवा के अजीत सिंह और सतलुज के बाएं किनारे स्थित सिख सरदारों ने विद्रोह कर दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों, जिससे प्रमाणित होता है कि हरियाणा में फिरंगी कंपनी के लिए लंबे समय तक जो हरियाणा क्षेत्र था वो सिरदर्द बनकर रहा। इन बगावतों को अंग्रेजों ने अपनी ताकत से कुचल तो जरूर दिया, लेकिन लोगों के बागी तेवर बने रहे। 1857 के सैनिक विद्रोह का जो नतीजा था वो दिल्ली के पतन की जो खबर मिलते ही क्षेत्र के लोगों ने फिरंगी हुकूमत को मिटाने के लिए इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। पूरी ताकत के साथ अंग्रेजों को टक्कर दी, और जून जुलाई 1857 को पूरे हरियाणा क्षेत्र को ब्रिटिश सत्ता से मुक्त करा लिया गया था। लेकिन कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अंग्रेजों की मदद के लिए बीकानेर, पटियाला, जींद की जो देसी रियासतों के राजा थे वो अपनी सेना लेकर आ खड़े हुए, और जनता के विद्रोह को बड़ी बेरहमी के साथ कुचल दिया गया। देश के अन्य भागों की तरह हरियाणा पर भी अंग्रेजों का फिर से अधिकार हो गया, और आधी सदी के कंपनी राज में ब्रिटिश सत्ता को यह एहसास बखूबी हो गया था कि उनके लिए हरियाणा क्षेत्र को संभालना बहुत बड़ा चुनौती भरा काम है।
24 सितंबर 1803 को दिल्ली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य स्थापित होने के बाद जो ब्रिटिश रेजिडेंसी थी वो अस्तित्व में आ गई थी और हरियाणा में भी अब ब्रिटिश रेजिडेंस के जरिए कंपनी की हुकूमत शुरू हो गई। डेविड ऑक्टर्नली को पहला कार्यकारी रेजिडेंट यहाँ पर नियुक्त किया गया और उस दौर में रेजिडेंट ही एक तरीके से वास्तविक शासक होता था, क्योंकि इस एक पद में मजिस्ट्रेट की शक्ति भी होती थी, जज की भी, कलेक्टर की सारी शक्तियाँ उसके पास होती थी और कुल मिलाकर कहें तो रेजिडेंट ही सबसे बड़ा चौधरी सर्वेसर्वा होता था। शुरुआती दौर में अंग्रेज हरियाणा में अपना प्रभाव कायम रखने के प्रति ज़्यादा उत्सुक नहीं थे, हालांकि वे इस क्षेत्र के रणनीतिक महत्व से वाकिफ थे। सिंधु नदी की ओर से किसी भी विदेशी हमले की स्थिति में ये क्षेत्र ही दिल्ली के लिए सुरक्षा कवच का काम करता था, इसलिए अंग्रेज इसको बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन वो उदासीन नहीं रह सके क्योंकि इस क्षेत्र के बेकाबू जमींदार थे, मुखिया थे, उन्होंने ब्रिटिश टेरिटरी की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिए थे। इस वजह से उनको बार बार हरियाणा के बारे में सोचना पड़ता था। और इसी बीच फरवरी 1804 में कर्नल विलियम स्कॉट ने रेजिडेंट का कार्यभार संभाला। स्कॉट की वैचारिक दृष्टि काफ़ी उदार थी दोस्तों, सारे अंग्रेज बुरे भी नहीं थे। पदभार संभालने से पहले उसने एक मसौदा तैयार किया जिसमें अंग्रेजों के मुगल बादशाह से संबंधों की रूपरेखा भी तय की गई। स्कॉट ने मुगल बादशाह को पूरा सम्मान दिए जाने के साथ साथ उसके खर्चों के लिए कम से कम 36 लाख रुपए सालाना दिए जाने की वकालत की। दुर्भाग्य यह रहा कि पदभार संभालने से पहले ही स्कॉट की मौत हो गई। अब फिर से ऑक्टर्नेली को नवंबर 1804 में यहाँ का स्थायी रेजिडेंट बनाया गया और स्कॉट की सिफारिशों के खिलाफ ऑक्टर्नेली ने बादशाह को सालाना 15 लाख रुपए दिए और साथ ही खास त्योहारों पर खर्चे के लिए 10,000 रुपये अलग से दिए जाने के प्रावधान पर बात की। ऑक्टर्नेली ने इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण सुझाव अंग्रेजी शासन को दिए। ऑक्टर्नेली ने असाइन टेरिटरी को भी बादशाह के नियंत्रण में रखने का विरोध किया। जनरल लेक भी ऑक्टर्नेली की राय से सहमत था, इसलिए कलकत्ता में बैठी सर्वोच्च सरकार चाहती थी कि असाइन टेरिटरी बादशाह के अधीन रहे। स्कॉट ने जिद पर अड़ते हुए कहा कि कम से कम इतना तो होना चाहिए कि असाइन टेरिटरी का जो प्रशासनिक नियंत्रण है वो रेजिडेंट के हाथों में रहे और आखिरकार अंग्रेजों ने उनका प्रस्ताव माना और उसका प्रस्ताव कार्यान्वित कर दिया गया। स्कॉट ने कार्यभार संभालते ही हरियाणा में शांति और व्यवस्था कायम करने की दृष्टि से 2 सुझाव दिए थे। पहला सुझाव तो उसने ये दिया कि ये जो पूरी टेरिटरी है इसको 4 सरदारों, साहिब सिंह जो पटियाला के थे, भाग सिंह जो जींद के थे और नाभा के जसवंत सिंह और भाई लाल सिंह कैथल था उसके हवाले और कर दिया जाए। और दूसरा सुझाव यह था कि उस पूरे भूभाग पर ब्रिटिश नियंत्रण को ही, जिससे मराठे राजस्व वसूलते थे, उसके अधीन रहा जाए। उधर जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। कंपनी खुद को अंदरूनी झगड़ों में नहीं उलझाना चाहती थी, इसलिए उन्हें टेरिटरी को जो सीधे नियंत्रण में लेने की बजाय सुरक्षा की दृष्टि से केवल यहाँ पर सैनिक उपाय उन्होंने किए और इसका नतीजा ये हुआ कि यमुना के दाएं किनारे पर स्थित भूभाग को रेजिडेंट के अधीन रखा गया, जबकि जो असाइन टेरिटरी थी और शेष भाग था वो सरदारों और मुखियाओं को उन्होंने सौंप दिया। 1806 की गर्मियों में जो सैटन नाम के एक अधिकारी थे उन्होंने रेजिडेंट की जिम्मेदारी संभाली और उसके सहायक के रूप में चार्ल्स मैटकॉफ को नियुक्त किया गया। सैटन और मैटकॉफ की जोड़ी ने पहली बार ये जो हमारा क्षेत्र था इसमें नियमित जो प्रशासन था उसको स्थापित करने की कोशिश की। मैटकॉफ को दिल्ली शहर और उसकी टेरिटरी के जो कुछ खास किस्म की एक मर्दानगी उनको वहाँ पर दिखाई दी और वो उसका कायल हो गया। मैटकॉफ को इस क्षेत्र में मौजूद स्वायत्त ग्रामतंत्र पंचायती सिस्टम ने भी काफ़ी प्रभावित किया, जिसका उसने बखूबी इस्तेमाल किया। मैटकॉफ जमींदारा वर्ग की सरकार के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करना चाहता था ताकि किसी भी आपात स्थिति में इस वर्ग पर भरोसा किया जा सके। अंग्रेज जो भी काम करते थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा उसके पीछे मनोवैज्ञानिक चीज़ें जुड़ी होती थी, बहुत सोच समझकर कदम उठाते थे। मैटकॉफ का मानना था कि ग्रामीण समुदाय छोटे छोटे रिपब्लिकन जो गणतंत्र की तरह हैं, ये आत्मनिर्भर हैं, उनको अपने अस्तित्व के लिए किसी विदेशी शासक पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। इसलिए भले ही देश या प्रदेश में हिंदू हों, पठान हों, मुगल हों, सिख हों, अंग्रेज हों, किसी का राज आता जाता रहा हो, हमारे जो गांव थे उनकी व्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा था और अंग्रेजों के दिमाग में ये बात घर कर गई थी। ब्रिटिश शासन को जमींदारा वर्ग का हितैषी साबित करने के लिए मैटकॉफ ने भूमि का लंबे समय तक के लिए सेटलमेंट बंदोबस्त किया और कृषि और किसान की हालात सुधारने के मकसद से पुरानी जो नहर तंत्र की बहाली है उसके लिए व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण कराया। इसका नतीजा ये हुआ कि 1825 तक जो पुरानी फिरोजशाह नहर थी वो चालू हो गई थी।
इससे खेती की जो हमारी सेहत है उसमें सुधार आया और मेटकोप की इस नीति को उसके बाद जॉन लॉरेंस ने आगे बढ़ाया। अब जॉन लॉरेंस भी गजब का आदमी था। लॉरेंस अंग्रेजों की तरह गोरे रंग का नहीं था और गहरे रंग का मजबूत कदकाठी और रौबदार व्यक्तित्व का वो स्वामी होता था। बाहरी तौर पर वो जाटों जैसा दिखता था, बल्कि हरियाणवी बोली भी उसने सीख ली थी। धड़ल्ले से आम लोगों के बीच बैठता, हुक्का पीता और हरियाणवी में बात करता था। बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात कहना और उनकी कथनी और करनी में फर्क ना होना, ऐसे गुण थे जिसके चलते लॉरेंस, ये खासकर जीटी रोड बेल्ट है, इस पर काफ़ी लोकप्रिय हो गया था। 1833 का साल हरियाणा के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण साल इसलिए रहा दोस्तों, क्योंकि हरियाणवी क्षेत्र अब जिस बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था उसे कंपनी ने 2 हिस्सों में बांट दिया, बंगाल और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। हरियाणा को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस से जोड़ा गया, आगरा इस प्रोविंस का मुख्यालय बनाया गया और अब समूचा हरियाणा दिल्ली डिवीजन के नाम से इस प्रोविंस का हिस्सा बना। इसका प्रशासन संभालने वाले अधिकारी का पदनाम रेजिडेंट के बजाय कमिश्नर हो गया। ये पद आज भी लागू है। अगले 25 सालों तक हरियाणा इस प्रोविंस का हिस्सा रहा। अंग्रेजों के लिए स्वतंत्र प्रवृत्ति के हरियाणी लोगों पर हुकूमत करना कभी कभी मुश्किल खड़ी कर देता था। यहाँ बसने वाली मार्शल कौमों ने मौका मिलने पर अंग्रेजों की नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि हरियाणा के लोग अंग्रेजों को भी लुटेरा ही मानते थे। गुड़गांव के मेव हों, गुज्जर हों, अहीर हों, रोहतक के जाट और रांगड़ हों, हिसार के बट्टी हों, रांगड़ हों, पछादे हों, बिश्नोई हों, जाट हों और करनाल के सिखों हैं, इन्होंने जब भी मौका मिला निज़ाम का, जो फिरंगी निज़ाम था, उसका मजबूती से मुकाबला किया। हालात ये थे दोस्तों कि सेना की मदद के बिना अंग्रेजी प्रशासन हमारे यहाँ से भू राजस्व नहीं वसूल कर पाता था। गांव के लोग अंग्रेजों के कारिंदे को पीट पाट कर भगा दिया करते थे। आगे चलकर जैसे जैसे अंग्रेजों ने अपना न्याय और पुलिस तंत्र स्थापित करना शुरू किया, फिर हमारी ये जो पंचायतें हैं ये बेमानी होती चली गई, क्योंकि कानून व्यवस्था का सारा जिम्मा अब नए ब्रिटिश तंत्र पर आ गया था। 1857 के उपद्रव से पहले ऐसे कई योग्य और दूरदर्शी अंग्रेज प्रशासक थे जो हरियाणा में आए और इस इलाके को तेजी से विकसित करने के लिए आतुर थे। एक बहुत ही विद्वान लेखक हैं डॉक्टर स्पीयर। उनकी माने तो इस इलाके के लिए यदि ऑक्टर्नली बाबर था और चा अकबर था, या तो थॉमस जो मेटकोप थे वो शाहजहाँ था। लेकिन ऐसे काबिल प्रशासकों के बावजूद भी इन्हीं की वजह से हरियाणा के लोगों और फिरंगी राज के बीच टकराव होता रहा। यह टकराव 2 वजहों से होता था। स्पीयर ने वो 2 वजह बताई हैं। पहली वजह तो ये थी कि ब्रिटिश प्रशासन ने जमीन का मूल्यांकन काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर किया था। नतीजा, सरकार ने दमनकारी तरीकों से लगान वगैरह वसूलना शुरू किया, जिससे किसान खफा हो गए। और दूसरी वजह यह थी कि अंग्रेज सरकार ने जो वर्षों से हमारी चली आ रही थी पंचायती सिस्टम था, उसके साथ छेड़छाड़ की थी। लोगों को ये चुभ रहा था और जाटों जैसा दिखने वाला जो ऑफिसर था लॉरेंस, वो जो प्रशासक था, वो भी लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह इस वजह से नहीं जगा पाया। हालांकि ग्रामीण जनता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रोच वो रखते थे। ब्रिटेन के लिए पंजाब की अहमियत फिरंगी ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरों जो एंग्लो सिख युद्ध हुआ उसमें सिखों को फरवरी 1849 में परास्त कर 2 अप्रैल 1849 को ब्रिटिश भारत में मिला लिया। पंजाब फिरंगी विजय का अंतिम पड़ाव था। अतीत में भी पंजाब का इतिहास विदेशी हमलों से भरा हुआ है। ईसा से वर्षों पहले सिकंदर से लेकर अंग्रेजों तक ये सिलसिला लगातार चलता रहा। पंजाब की समृद्धि और संपन्नता विदेशियों को आक्रमण के लिए उकसाती थी। ये ताकतें कैसे कमजोर हुई, कैसे अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व काम किया, इसके बारे में कार्ल मार्क्स ने 8 अगस्त 1853 के द ट्रिब्यून में लिखा है कि मुगलों की सर्वोच्च सत्ता को ब्रिटिश वायसरायों ने तोड़ा। मराठों ने ब्रिटिश वायसरायों की सत्ता को तोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम किया और मराठों की सत्ता को अफगानों ने खंडित कर दिया। और जब आपस में सब लड़ रहे थे तो ब्रिटेन धीरे से घुसा और उसने बल का प्रयोग करके सबको काबू में कर लिया। तो ये कहानी है दोस्तों हरियाणा में अब तक जो ब्रिटिश हुकूमत है उसके प्रोविंस के ऊपर। आगे की कहानियों को भी इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से हम जानते रहेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा दोस्तों। आप अपने सुझाव कमेंट कर सकते हैं। अपने महत्वपूर्ण, अगर आपने कुछ इसमें बदलाव करना हो तो वो भी बता सकते हैं। कुछ भी दिल में आ रहा हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, इस बारे में भी आप अपने सुझाव दें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ये सिलसिला जारी रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरी सीरीज को देखने के बाद ऐसा एक भी सवाल आपके मन में नहीं रहेगा जो हरियाणा की राजनीति से संबंधित हो और आपको पता ना हो। इसलिए जुड़े रहिए, बने रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।